नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। चिराग पासवान बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान में भी चिराग शामिल नहीं हुए। एनडीए का सीट बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या बिहार में अब बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए को झटका लगने वाला है? मीडिया रिपोर्टें जो आ रही हैं वो बीजेपी को परेशान करने वाली हैं। रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन ने आकर्षक ऑफर दिया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महागठबंधन उन्हें शामिल करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें बिहार में 8 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 की तैयारी में बीजेपी एक और गठबंधन पर मोहर लगाने के लिए पूरी तैयार है। इस बार इसके दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में होने की संभावना है। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू गुरुवार देर शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जबकि पवन कल्याण के भी राष्ट्रीय राजधानी में होने की संभावना है। भाजपा, टीडीपी और जनसेना द्वारा आंध्र प्रदेश एनडीए गठबंधन के लिए देर रात बैठक होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने आंध्र से विधानसभा में 30 सीटें और लोकसभा में 7 सीटें मांगी हैं, जिनमें पवन कल्याण के लिए 1 या 2 सीटें शामिल हैं। बीजेपी आक्रामक तरीके से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां कर्नाटक को छोड़कर भगवा पार्टी की मौजूदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुरमा फिर बढ़ सकता है। खबर है कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 15 वर्ष के बाद भाजपा और बीजेडी के बीच फिर से गठबंधन होगा। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है, अब बस इसका ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 13 से 14 सीटों पर और बीजेपी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बीजेडी विधानसभा चुनाव में 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली और ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजू जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकता है। इस बीच बीजेडी के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि ओडिशा की जनता के लिए जो उचित होगा किया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि सीएम नवीन पटनायक और बीजेडी के 18 से 20 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में चुनाव के सभी पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा की गई और ये फैसला किया गया कि कुछ भी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के विकास के लिए अनुकूल होगा वही किया जाएगा। वो हमारा प्रमुख एजेंडा है। इस उद्देश्य के साथ बीजेडी आगे का कदम तय करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति या सीईसी की पहली बैठक गुरुवार शाम 6 बजे हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में 100 प्रत्याशियों के नाम पर समिति की मोहर लग सकती है। इस बैठक में समिति के सदस्यों के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। सीसी की इस बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग समितियों की ओर से भेजे गए प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जाती है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को भरेगी। इसने गुरुवार को युवा केंद्रित एक बड़ी योजना की घोषणा की। इसने इसे युवा न्याय नाम दिया है। इसके तहत 5 बड़े फैसले लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भर्ती का भरोसा देती है। इसके तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कॉलेज ग्रेजुएट, डिग्री और डिप्लोमाधारी सभी युवाओं को अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा। इसके तहत 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून लाने और निश्चित समय पर पूरी प्रक्रिया पूरी करने, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की कानूनी गारंटी और युवा रोशनी नाम की योजना शुरू करने का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की डबल इंजन सरकारों में हो रहे डबल अन्याय को इन 2 घटनाओं से समझिए। यूपी में 2 बहनों ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद फांसी लगा ली। अब न्याय न मिलने और मुकदमा वापस लेने के दबाव पर उनके पिता को भी फांसी लगानी पड़ी। एमपी में एक महिला की इज्जत सरे बाजार तार हुई। जब गरीब पति ने न्याय की गुहार लगाई तो सुनवाई न होने से निराश होकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी पर झूल गया। डबल इंजन सरकार में न्याय मांगना गुनाह है। मित्र मीडिया द्वारा बड़ी मेहनत से गढ़ी गई झूठी छवि की रक्षा के लिए पीड़ित नहीं बल्कि उनके परिवारों तक दुश्मन जैसा व्यवहार भाजपा शासित राज्यों में परंपरा बन चुकी है।
भाजपा राज्य में हाथरस से लेकर उन्नाव और मंदसौर से लेकर पौड़ी तक महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के बाद उनके परिवारों को न्याय के लिए तरसाया गया। इस भयंकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए, वरना आज नहीं तो कल इस अत्याचार की आग आप तक भी पहुंच जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां, महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देता नियम बन चुका है। उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस जंगल राज में महिला होना भर अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। आखिर प्रदेश की करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। अभियुक्त ने बच्ची के विरोध करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इसके बाद बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले ली। आरोप है कि अभियुक्त ने बच्ची के शव को शमशान में दफना दिया। पुलिस के मुताबिक ये मामला जुन्नारदेव थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां खेत पर काम करने गई थी। उसी समय अभियुक्त ने इस मामले को अंजाम दिया। अभियुक्त बच्ची का रिश्तेदार है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को 6400 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे और कांग्रेस गुमराह करती रही। उन्होंने कहा, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को यह विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। पीएम ने कहा कि बंदिशों से आज़ादी 370 खत्म होने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार ही इसका लाभ उठा रहे थे। बीते मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। गंगोपाध्याय ने कहा कि आज बीजेपी में शामिल होना अच्छा रहा। जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। हर कोई जानता है कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है। संदेश खाली के मामले पर उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बीजेपी के नेता वहां गए और उन्हें वहां पहुंचने से रोका गया। इसके बावजूद वो वहां पहुंचे और महिलाओं के साथ खड़े हुए। बीजेपी संदेश खाली में पीड़ित लोगों का मुद्दा उठा रही है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक विफल होने के बाद सोनम वांगचू ने यह कदम उठाया। दरअसल सोमवार को केंद्र के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के और लेह एपेक्स बॉडी की बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद बुधवार को लेह धार्मिक संगठन ने लेह बंद बुलाया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुरुवार को एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में और समय मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की गई है। प्रशांत भूषण ने ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के हवाले से दायर की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। अब उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का आग्रह करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी जांच में 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया है। इन मदरसों में से ज़्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से मिले पैसों से किया गया है। माओवादियों से कथित संबंध के मामले में बरी किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा नागपुर की सेंट्रल जेल से गुरुवार को बाहर आ गए।
5 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईं बाबा को बरी किया था। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का ट्रेलर मंगलवार को जनता के सामने आया। हुड्डा ने जब फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया तभी से जनता इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रही है। इस बीच अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया पर सावरकर रणदीप हुड्डा को टैग करते हुए पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्र कुमार बोस ने लिखा, रणदीप हुड्डा, सावरकर आपकी फिल्म मेकिंग की तारीफ करता हूं, लेकिन सही व्यक्तित्व दर्शाना बहुत जरूरी है। कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक सेकुलर, सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर थे और देशभक्तों के देशभक्त थे। कुलदीप यादव और अश्विन की स्पिन गेंदों के आगे धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर सिमट गई। धर्मशाला में हो रहे सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। इंग्लैंड ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन पहला विकेट गिरते ही उनकी पारी बिखरती दिखी। इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक 79 रन जैक क्रॉली ने बनाए। वहीं भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट कुलदीप यादव के खाते में गए। उनके बाद अश्विन ने 4 और 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने झटका। 5 मैचों की सीरीज में 3 मैच जीतकर भारत पहले ही अजय बढ़त बना चुका है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।